आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको टैक्स में छूट, फंडिंग में सपोर्ट और कई सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी मिलती है। तो ये वीडियो इसलिए है। तो यहाँ हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में 2025 में, और मैक्सिमम पूरी जानकारी इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एलिजिबिलिटी से लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं एंड आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मन में उठेंगे या अभी होंगे, उनके भी आंसर्स हम ज़रूर देखेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस ना हो। तो सबसे पहले रजिस्टर क्यों करें स्टार्टअप में, देखिए चार उसके बेनिफिट्स आपको क्यों रजिस्टर करना है आपके स्टार्टअप में। सबसे पहला आपको लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, क्योंकि आपका बिज़नेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब आप अलग होते हैं, आपका बिज़नेस एक अलग होता है, क्योंकि आपके बिज़नेस को डेफिनेटली एक अलग से पैन कार्ड दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है, जिसको उद्यम आधार बोलते हैं। ये वो आपके बिज़नेस का आधार कार्ड होता है, ठीक है। जब पैन आधार मिलेगा तो डेफिनेटली वो एंटिटी है, तो उसको एक और लीगल रिकॉग्निशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। स्टार्टअप जनरली किसको कहा जाता है, जब भी हम कोई भी नया आइडिया, नई तरह की सर्विस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो आ जाता है आपके स्टार्टअप में। स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, उनको फंडिंग भी दे रही हैं ताकि वो और ज़्यादा बिजनेस को जो है इन्हेंस कर सके। और जैसे ही बिजनेस कंट्री में बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एंड मनी सप्लाई भी बढ़ता है। पहला बेनिफिट हो गया, आपको लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। नेक्स्ट होता है आपका एक्सेस टू फंडिंग, ठीक है। आपके लिए कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं जहां से आपको फंडिंग मिल पाए, ठीक है। आपके बिजनेस के लिए जो है वो फंड्स अरेंज हो पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। थर्ड होता है बिल्ड ट्रस्ट। देखिए जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन होते हैं उतने ही ज़्यादा जो है मार्केट में कस्टमर्स को आपके ऊपर जो है ट्रस्ट बनता है कि आप एक स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज है। क्योंकि देखिए ये न्यू चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो स्टार्टअप इंडिया इसलिए ट्रस्ट वर्दी आपके लिए कस्टमर या जो भी आपके पार्टनर्स हुए, एम्प्लॉयज़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम का मतलब होता है कि आपके लिए कई सारे जो गवर्नमेंट स्कीम के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। क्योंकि देखिए जब भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है तो स्टार्टअप्स के लिए ज़रूर लेकर आती है, ताकि उनको जो है स्टार्टअप्स को इससे बेनिफिट्स हो सके और वो ग्रो हो सके। जैसे कि आप देखेंगे एवरी ईयर कई सारे स्टार्टअप्स बनते हैं, कई सारी नई चीज़ों की सर्विसेज आती हैं, तो उससे बेनिफिट्स किसको होता है, पब्लिक को होता है, एम्प्लॉयज़ को होता है, साथ ही साथ कंट्री को भी बेनिफिट होता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में भी ये बेनिफिट्स होते हैं आपके लिए स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कराना। तो क्यों करना है हमें स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन, पहला लीगल रिकॉग्निशन मिलेगी, इससे आपको फंडिंग हो जाएगी, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, गवर्नमेंट की स्कीम में आपको एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनी जो है स्टार्टअप में जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। देखिए क्या है, कौन कौन एंटिटीज़ है। प्रोप्राइटरशिप, देखिए प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो इंडिविजुअल रन होते हैं, सिंपल सेट ऑफ बिजनेस होता है, मिनिमम कंप्लायंस होती है और कोई भी लायबिलिटी आ जाता है। पार्टनरशिप, एक से ज़्यादा पार्टनर्स के लिए होता है, ठीक है। गवर्न बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के ज़रिए जो है गवर्न होती है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी किस तरह की एंटिटीज़ जो अवेलेबल होती हैं। पार्टनर जिनके पास अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, फॉर फॉर्म स्टेप, शेयर रिसोर्स होते हैं, क्योंकि अगर दो भी पार्टनर है तो डेफिनेटली दोनों अपना अपना क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो जो भी कंपनी के रिसोर्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो शेयर्ड होते हैं। ईजी है फॉर्म करना, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखिए कंपनी, जिसको हम कहते हैं पीवीटी हो गई, आपकी ओपीसी हो गई, 1% प्राइवेट लिमिटेड हो गया, जो भी है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। जिसमें प्राइवेट लिमिटेड आता है, पब्लिक लिमिटेड भी इसी में आता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, स्केलेबल होती है, इनके कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंप्लायंस में टैक्स फाइलिंग, आरओसी, ये सारी चीज़ें जो होती है, मीटिंग्स करनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू इसमें लॉस ज़्यादा है। उसके बाद आता है एलएलपी। पार्टनरशिप का ही इनकॉर्पोरेटेड रूप जो होता है वो एलएलपी होता है। जैसे यहाँ पे जिस डीड बनाते हैं, पैन कार्ड आता है, दैट्स वो कंपनी शुरू कर सकते, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एलएलपी क्या होता है, सेम पार्टनरशिप की तरह ही होता है, बट इसको क्या करते हैं हम एमसीए पे रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं और फिर लिमिटेड लायबिलिटी होती है,
कम कंप्लायंस होते हैं। अगर आपको पार्टनरशिप टाइप बिजनेस भी करना है बट आप चाहते हैं कि कंपनी जैसे ज़्यादा जो है कंप्लायंसेस में नहीं फंसना है, तो आप LLP की तरफ जा सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज। देखिए 2 रेगुलेटरी बॉडीज होती है, एक हो गया MCA, एक हो गया DPIIT। स्टार्टअप इंडिया में जो भी आपको स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है उस पर DPIIT लिखा जाता है। देखिए MCA किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपनीज एक्ट में जो भी कंपनीज बनती है वो MCA के अंडर में आके बनती है। तो MCA क्या करता है, एक लीगल सर्टिफिकेट जो है, लीगल डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करता है। सेम वही बात DPIIT की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब कि क्या है कि DPIIT की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन देता है एलिजिबल एंटिटीज़ को। मतलब कोई भी कंपनी, ठीक है, जब अप्लाई करती है कि हमारा आइडिया, मतलब कंपनी जिस भी प्रोडक्ट दे रही है, सर्विस दे रही है, मैन्युफैक्चर रही है, वो आइडिया यूनिक है, ठीक है, यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, तो उसको क्या करते हैं DPIIT रिकॉग्निशन, मतलब उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। और उस सर्टिफिकेट का यूज़ किस किस तरह से होता है एंड उस सर्टिफिकेट का कहाँ कहाँ यूज़ कर पाते हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कंपनी रजिस्टर जो MCA पे रजिस्टर्ड होती है, फिलहाल वो ही जो है स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंपनी रजिस्ट्रेशन का एक शॉर्ट प्रोसेस मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको DSC एंड DIN लेना होता है। DSC क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। MCA पे भी वर्क आता है और जगहों पे भी वर्क आता है। जनरली जब आप बिजनेस करें तो डेफिनेटली आपके पास GST तो होगा ही। तो GST भी में जब हम फाइलिंग करते हैं तो 2 ऑप्शन आता है, या तो आप अपने OTP से उसको आप सबमिट कीजिए या तो फिर आप डिजिटल सिग्नेचर से कीजिए। तो जनरली OTP से ही किया जाता है। DIN होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जब भी आप कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, मीन जिसके ऑनर्स होते हैं, उसका उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको DIN कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेम रिजर्वेशन। किस कंपनी से आपको जो है कंपनी का कुछ भी नेम तो रखेंगे, ABC प्राइवेट लिमिटेड, XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड या ABC LLP जो भी है नाम रखेंगे, तो उसके लिए आपको जो नेम होता है वो रिजर्व करना होता है। तो वो किससे होगा, स्पाइस प्लस पार्ट A से होगा, MCA पोर्टल पर होता है, ठीक है। उसके बाद और भी पार्ट B कई सारे फॉर्म्स होते हैं, वो फाइल करने होते हैं, ठीक है। वो अगर जब कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो आपके प्रोफेशनल आपको करके देंगे। हाँ, अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रूटनी इनकॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, चेक करता है गवर्नमेंट फीस पे कर दी जाती है, डिपार्टमेंट चेक करता है, सब ओके है, आपकी कंपनी रजिस्टर होकर आ जाती है, ठीक है। अब शुरू होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद DPIIT स्टार्टअप रिकॉग्निशन, जो देखिए इजी नहीं होता है। बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जो आंसर जिनके देने होते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, एक जो फाइल पूरी रेडी करनी होती है तब जाके, क्योंकि सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग उनके फ्रेम में डालना पड़ता है यहाँ यहाँ, तो उस तरह से। तो जब भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, PVT हो LLP हो, पार्टनरशिप फर्म के लिए हम नॉट श्योर अवेलेबल है या नहीं है, बट PVT और LLP के लिए अवेलेबल है। देखिए पार्टनरशिप फॉर्म भी कई 2 तरह की एक और भी होती है। एक आपने सिंपल पेन कार्ड लिया, आपने डीड बनाई, डीड को नोटरी कराई, दैट्स वर्क फिनिश। एक होता है उस डीड को आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाके रजिस्टर करवाते हैं, उसकी वैल्यू और ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया है, सबको स्टार्टअप में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि नहीं तो फिर तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं ये भी आ जाएंगी, तो वो क्यों नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती, बताती हूँ। सबसे पहले तो आपकी कंपनी 10 साल से, एक आपकी कंपनी की है 10 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसका रजिस्टर किए हुए उसको 7 ईयर हो गया है, ठीक है। अगर वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवाना चाहती है, मान लीजिए उनको मिल भी जाता है, करवा सकते हैं, उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम है, तो उनको जो स्टार्टअप रिकॉग्निशन मिलेगा ना वो 3 ईयर का ही मिल पाएगा, ठीक है। 7 के बाद आगे 10 ईयर का नहीं मिलता, डे 1 से वो ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। कोई कंपनी आज ही रजिस्टर हुई है तो उनको 10 ईयर्स तक का बेनिफिट मिलेगा, किसी कंपनी को 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको जो है टोटल 10 का ही बेनिफिट जो है मिलता है। क्रिएट किया जाता है एक डिटेल बिजनेस प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन किया जाता है ऑफिशियल स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव किया जाता है, फिर सर्टिफिकेट आ जाता है,
ईमेल पे भी आ जाता है, बाकी उस आईडी पे भी चेक कर लेते हैं। बट हाँ, ये जो है मल्टीपल टाइम आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, एक बार 1-2 बार ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट हो जाता है दोबारा अप्लाई करने का आई थिंक ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। मेन तो वही है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, आपकी कंपनी बनाने में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो, प्लस कंपनी बनने के बाद जो आपको मिलता है, क्या क्या मिलता है आपको, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कंपनी का पैन मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट आप लेंगे तो वो मिलेगा। उसके अलावा आपने और कोई भी सर्टिफिकेशन लिया हो, लाइक आईएसओ होता है, ठीक है, आपने आईएसओ लिया है या कोई भी लिया हुआ वो हम आप ऐड करवा सकते हैं। प्लस उसके अलावा ठीक है, बिजनेस का फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है, सारे डायरेक्टर्स का लेटर्स, कुछ एफिडेविट्स होते हैं वो क्रिएट करने होते हैं, वो लगते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको एक पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ्स, ठीक है, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, जिसमें जनरली आपके शेयर पहले ही रेंट एग्रीमेंट लगा हुआ होता है, सेम वही चीज़ आपकी लग जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देखिए लगता ही है। एक चीज़ आज के टाइम में आप अगर आप क्या कहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, अच्छी बात है, साथ में आप एनओसी भी ज़रूर बनवाएं। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, एक सिंगल पेपर का वो बनता है, उस वजह से इतना लिखा होता है कि ऑनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी जो प्रॉपर्टी वो रेंट पे इस पर्सन या इस बिज़नेस को दे रहा है, वो बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। तो ये एनओसी होती है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, बट बनवा लेते तो देखिए जब आपका बिज़नेस डेफिनेटली ग्रो के लिए होता है तो आपको एनओसी वर्क करती है। किसी किसी स्टेट में एनओसी नहीं बनाते हैं, जीएसटी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब आप ये डीपीआईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और भी कई सारे रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ देखिए ज़रूरत पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या कंप्लायंस होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आ गया है। अब उसके बाद भी तो कुछ तो होता होगा, बिल्कुल कुछ पेनल्टीज अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद की बात है ये। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी होती है आपको विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है, बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, और एक होता है ये कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि नहीं पता होता है कई बार लोगों को। ये एक INC 20A फॉर्म होता है जो विदिन 180 डेज में आपको फाइल करना होता है। अगर आप, इसका मतलब होता है कि आप कंपनी अब शुरू कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है आपने कंपनी रजिस्टर करा ली, ओके आज रजिस्टर करा ली, तो ऐसा नहीं कि आप आज से ही वर्क शुरू कर देंगे, कई बार थोड़ा देर से भी करते हैं। तो 180 डेज़ के अंदर आपको जो है डिपार्टमेंट को, MC डिपार्टमेंट को बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है INC 20A के ज़रिए कि आप जो है बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है बिज़नेस अपना शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, हो गया। तो विदिन 180 डेज़, अगर आप 180 डेज़ बाद करेंगे तो आपको फ़ाइन लगेगा, बट बेस्ट पार्ट ये है अगर 180 डेज़ से पहले कर लेंगे तो आपको ना ही कोई गवर्नमेंट फीस लगती है ना ही कोई फ़ाइन लगता है। अगर लगती भी है गवर्नमेंट फीस तो वो थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती, 500-1000 इसके ऊपर नहीं होती है। एनुअल फाइलिंग्स की बात करें तो देखिए वो तो आपको एनुअल फाइलिंग करनी होगी, जैसे हम खुद की ITR फाइल करते हैं, जैसे कंपनी की भी ITR फाइल करनी होती है। तो AOC ROC जो भी है वो आपको फाइल करना होगा। और जब आप किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे, अपने CA CS जब आप अपॉइंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। टैक्स फाइलिंग जो रेगुलर बेसिस पे होती है वो GST एंड TDS रिटर्न होता है, और एक होता है एनुअल टैक्स फाइलिंग। तो ये तो बात होगी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अब बेनिफिट्स एक बार और देख लेते हैं, बेनिफिट्स देख लेते हैं DPIT रिकॉग्निशन स्टार्टअप के क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला तो इसको टैक्स एग्जिम्पशन, ठीक है, आप 3 साल तक टैक्स एग्जिम्पशन ले सकते हैं बिजनेस रजिस्टर, मतलब बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड होने के 10 साल के अंदर अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज इट आपका ऑलरेडी 5 ईयर से बिजनेस है, तो जब आप ये DPIT का अगर रिकॉग्निशन जब आप लेंगे तो आपको 5 साल के लिए ही और आगे के लिए मिल पाएगा, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू ही DPIT जो है वो 10 ईयर्स के लिए मिलता है, डे 1 से आपका डेट इंक्लूड होता है। ईजी फंडिंग, जब आप स्टार्टअप रिकॉग्निशन में आ जाते हैं तो जो स्टार्टअप्स की पूरी लिस्ट में आप आ जाते हैं, आपको एक स्टार्टअप ID भी प्रोवाइड होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे जो है आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, आपको फंडिंग इजीली हो जाती है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट, देखिए पब्लिक सेक्टर टेंडर वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जेम्पशंस आपको मिलेगी, जितना आप एक्सपीरियंस होगा और मनी आपका डिपॉजिट होगा। उसके बाद है IPR बेनिफिट्स। ये क्या होता है, जब आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका कोई यूनिक आइडिया है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ट्रेडमार्क लेने जाएंगे, कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ेगी तो कॉपीराइट लेने जाएंगे, ठीक है, कई सारी चीज़ें आप लेने जाएंगे, तो वहाँ आपको 50% का कंसेशन मिलता है, इसमें गवर्नमेंट की फ़ीस में।
देखिए एक बात बताती हूँ, जो पीवीटी होते हैं, एमसीए रजिस्टर जितने भी बिजनेसेस होती हैं प्लस आपका पार्टनरशिप, उनकी जो फीस होती है वो 9K होती है, ठीक है। बट अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया है तो ये आपकी हाफ हो जाती है, 4500 हो जाती है, या फिर आपका प्रॉपर एमएसएमई होता है तो भी 4500 हो जाती है, ठीक है। कॉपीराइट लेने जाएंगे हर जगह आपको फीस का, गवर्नमेंट फीस का कंसेशन आपको ज़रूर मिलेगा। अब कुछ चैलेंजेस भी होंगे डेफिनेटली, इजी तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा पेपर वर्क ज़्यादा होता है, प्रोसीजर लंबा है, ठीक है। राइट बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ करना होता है, मीटिंग एलिजिबिलिटी आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंस भी आपको मैनेज करने होंगे। प्राइवेट लिमिटेड आपने बनाया है तो डेफिनेटली आपको उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंसेस भी पूरे करने होंगे। तो जब भी आप अपना पीवीटी बनाएं या फिर एलएलपी बनाएं तो आप देखिए कि उसके क्या क्या कंप्लाइंसेस है, आपके आगे आपको फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, आप उसके लिए आपको पहले ही रेडी होकर रखना है। सॉल्यूशंस क्या है, देखिए कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क है तो डेफिनेटली आप सीएस या किसी लीगल फर्म को ज़रूर हायर करें, ठीक है। खुद से करने की कोशिश आप कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस है तो कीजिए, बट नहीं पता तो इनको हायर कीजिए, आपका वर्क जो है वो ईजी रहेगा। कंसल्ट करना है आपको एक्सपर्ट से जो आपके बिजनेस गोल्स में आपकी हेल्प करें। केयरफुली रिव्यू करना है स्टार्टअप इंडिया का, जब आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो केयरफुली ध्यान से, क्योंकि बार बार चांस नहीं मिलता, आई थिंक एक बार ही चांस रहता है। कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको सेटअप करके रखना होता है, मतलब ये इसलिए होता है कि देखिए जो कंपनीज होती हैं एमसीए रजिस्टर, उसमें टाइम टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती करनी, तो वो आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो आजकल रिमाइंडर का ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप एवरी मंथ चेक कीजिए कि एवरी मंथ फर्स्ट को आप चेक कीजिए कि क्या क्या कंप्लाइंस पूरे करने हैं। मोस्टली क्वार्टरली ही कंप्लाइंस होते हैं। कंक्लूजन एंड रिसोर्सेज, देखिए जब आप रजिस्टर कर लेंगे अपने स्टार्टअप फाउंडेशन को तो आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जो आपकी बिजनेस ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो उसका आप ज़रूर यूज़ कीजिए। वो जब आप धीरे धीरे स्टार्टअप इंडिया के अंदर में जब अपनी आईडी आपकी बनेगी, उस पर जब आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। गूगल तो आपके लिए ओपन है ही, चेक कीजिए। उसके बाद है एमसीए का पोर्टल जो होता है वो mca.gov.in होता है, या डायरेक्ट आप एमसीए लिखे तो आ जाएगा। स्टार्टअप का होता है startupindia.gov.in और इन्वेस्ट इंडिया का होता है investindia.gov.in। तो ये आपके कुछ ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं जो आपको काम आएंगे। तो यहाँ तक जो स्टार्टअप इंडिया के बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। क्या बेनिफिट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, एंड क्या प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस भी। बट अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, बट स्टिल कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी भी रह जाए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उस पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टअप इंडिया अदर स्टार्टअप स्कीम से डिफरेंट क्यों है। तो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया क्या करता है, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, लाइक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, आपके कंप्लाइंस ईजी हो जाएंगे, गवर्नमेंट फंडिंग लगेगी। बट अदर स्कीम्स तो इतना नहीं। ये फोकस किस पे करता है, इनोवेटिव आइडिया पे, स्केलेबिलिटी हो, रिड्यूस हो, आपका जो कंप्लाइंस का बर्डन होता है वो कम हो, और ये आपको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप नेटवर्क बना सकते हैं, आपको मेंटरशिप मिलती है, और आपके बिजनेस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है, ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इनमें क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट्स मिलेगा फीस में, ठीक है, गवर्नमेंट फीस में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद क्या फॉरेन ऑन्ड स्टार्टअप रजिस्टर भी स्टार्टअप इंडिया ले सकते हैं, मीन्स कि कोई भी एक्सक्लूसिव कंपनी है, वो कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई है, इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में रजिस्टर हुई है, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं ले सकते रजिस्टर इंडिया में। बट अगर कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिया में कंपनी है बट उसके शेयर होल्डर जो है फॉरेन के हैं, तो डायरेक्टर कर सकता, तब रजिस्टर स्टार्टअप इंडिया में कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी जो कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है बट उसके शेयर होल्डर जो है वो फॉरेनर है, तब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी इस तरह से इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है कि इंक्यूबेटर्स क्या चीज़ होते हैं। देखिए इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है तो वो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, आपको ऑफिस स्पेस, नेटवर्किंग, सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। वो आपकी जो आईडी बनती है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टार्टअप स्कीम के अंडर में आपको क्या है, हेल्प करेंगे स्टार्टअप रिफाइन बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टर्स को आप कैसे अट्रैक्ट करें, स्केल ऑफ देयर ऑपरेशन, इंश्योर करेंगे आपकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हो, आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे।
उसके बाद देखिए क्या कोई टाइम लिमिट है स्टार्टअप को अप्लाई करने की? बिल्कुल। एक स्टार्टअप को आप विदिन 10 ईयर्स, जब भी आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डेट से आने वाले 10 साल के बीच में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तभी जो है आप सारे बेनिफिट्स जो है वो ले पाएंगे। टैक्स बेनिफिट्स हो गया, अदर स्कीम्स जो भी है, जो भी आपके ऑपरेशन ग्रोथ में आपको बेनिफिट देते हैं। उसके बाद आप स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट को किस तरह से फंडिंग किया जाता है? देखिए, इसको फंडिंग कैसे मिलती है? कनेक्शन से। जो फॉर्म्स होती है, कई सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट भी कई बार फंड करती है, तो वहाँ से उनको फंड मिलता है। एडिशनली क्या किया जाता है? कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जिस हिसाब से इनको मल्टीपल सोर्सेज से जो है वो फंडिंग जो है वो दी जाए। किस टाइप के बिजनेस एक्सक्लूड होते हैं, मीन्स इसमें नहीं आ सकते स्टार्टअप इंडिया में? अब ऐसा नहीं है कि हर तरह के बिजनेस के लिए है। देखिए, अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में आपका बिजनेस इन्वॉल्व है तो आप स्टार्टअप में आपको नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन। कोई एडल्ट कंटेंट है, गैम्बलिंग हो गई, नॉन इनोवेटिव बिजनेस मॉडल मीन्स उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, ठीक है, तो नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारे क्या होते हैं स्टार्टअप इंडिया में? सबसे पहले क्या है, स्टार्टअप कुछ नई चीज़ जिससे फ़ायदा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मेन थिंग क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लाइक देखिए, आपने कई सारे स्टार्टअप ऐसे देखे होंगे रिसेंटली कि केले हैं, केले के पौधे में से जब केला निकाल लिया जाता है तो वो उस रूट्स को जो है वो जो पूरा का पूरा पेड़ बचता है उसको फेंक दिया जाता था। बट अब उससे क्या बन रही, रस्सियाँ बन रही, पेपर प्लेट्स बन रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, एक न्यू आइडिया, वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। एक तो वो वेस्ट नहीं जा रहा, उससे कुछ नई चीज़ें बन रही है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, एक इनकम जनरेट हो रही है, इकोनॉमी में जो है मनी का फ्लो बढ़ रहा है। प्लस वो चीज़ क्या है, ऑर्गेनिक है, तो जो उससे प्लेट्स बनेंगी वो यूज़ होने के बाद वो हमारे मदर अर्थ को जो है वो नुकसान भी नहीं करेगी। तो ये एक तरह के इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, साथ ही उसमें बेनिफिट भी होना चाहिए। लाइक आपने देखा होगा जो प्लास्टिक के बैग्स है, जो आपके कुरकुरे चिप्स के होते हैं, उनके जो पैकेट्स होते हैं वो देखिए बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल होने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उससे बैग्स बन रहे हैं, ठीक है। नई नई चीज़ें ये खैर कि पहले भी बनते थे, जब गांव देहातों में पहले भी बनते थे, तो बट ये क्या अब इसको नए रूप में लेके जा रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो एक तो वेस्ट मैनेज हो रहा है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि वो मजबूत होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो वाटर प्रूफ है, ठीक है। तो और से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो इस तरह के जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और कौन से एक्टिविटी जो एडल्ट कंटेंट हो गए, गैम्बलिंग होगी, इलीगल एक्टिविटीज़ होगी, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बाद किस तरह से हेल्प करता है ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन में? देखिए, जब गवर्नमेंट बिजनेस के साथ खड़ी है ना कि ये हमारा स्टार्टअप है हमारी कंट्री का, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और वो जो है इन्वेस्ट इसमें करते हैं। तो ग्लोबल फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है, ट्रेड पार्टनरशिप्स बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे एवरी ईयर न्यूज़ में कि इस साल इतने % एक्स्ट्रा फॉरेन से जो है वो इन्वेस्टमेंट आई है। तो किस चीज़ होता है, ऐसे ही होता है। उसके बाद देखिए क्या स्टार्टअप बेनिफिट क्या ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी है कुछ अलग से? तो बिल्कुल है। जो स्टार्टअप इंडिया होता है वो ऑल्सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी एनकरेज करता है। उनको कुछ स्पेशल ग्रांट्स, फंडिंग, मेंटरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मतलब अलग से। लाइक लोन हो गया 10 लाख का, ठीक है, जो मैं वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाता है विदाउट एनी कोलेटरल, मतलब उनको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है और काफ़ी लो इंटरेस्ट पे दिया जाता है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट उसकी जो है वो टेन्योर होती है। नेक्स्ट क्या होगा, क्या फॉरेन एंटिटी रजिस्टर कर सकती है? देखिए, फॉरेन एंटिटी मीन्स कोई बिजनेस फॉरेन में रजिस्टर्ड है, देखिए वो डायरेक्टली एंटर तो नहीं कर सकती। बट मान लीजिए कोई भी कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड है बट उसकी एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया में रजिस्टर की जाती है। लाइक देखिए आप कई सारे जो कंपनीज़ हैं उनकी सब्सिडरी कंपनी जो है इंडिया में भी है, ठीक है। कई सारे जो नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर IT हब्स है, तो ज़्यादातर कंपनीज फॉरेन की। आप गूगल देख लीजिए, गूगल के ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने काफ़ी बड़े बिजनेस के नेम ले लीजिए, बट हाँ, अगर कोई भी कंपनी इंडिया में कोई भी फॉरेन कंपनीज का जो सब्सिडरी है अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड होता है
तब जो है वो स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया यही है कि कुछ आइडिया यूनिक होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्लस उनका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। और उनको रजिस्टर किए हुए कंपनी को, मतलब इंडिया में रजिस्टर किए हुए 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से कम एज होनी चाहिए कंपनी की। तो ये था, ठीक है, कि क्या स्टार्टअप है, कैसे करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स की देखिए हमने। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी तो नहीं बट हाँ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है ये स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो अगर आप भी अपने स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस स्कीम के अंडर तो आप ज़रूर रजिस्टर करिए और पाए टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, फंडिंग ईजी हो जाएगी और आपका गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। सो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे बिजनेस की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स से जुड़ी जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अपने क्वेश्चंस आपके मन में कोई भी हैं तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराना है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। सो होप सो की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो लगी होगी। सो अभी के लिए तो इतना ही, तब तक के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।